हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में बजट हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, जो कि डेट है 23 जुलाई 2024। ये वार्षिक बजट था। इससे पहले जो बजट था, जो चुनाव से पहले आया था, उसको इंटरिम बजट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे बजट के ब्रीफ, यानी बजट को संक्षेप में जानेंगे कि बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बजट के संबंध में संवैधानिक पक्ष क्या है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक पक्ष क्या है? देखिए, संविधान के भाग 5 में, ठीक है, अनुच्छेद 112 में भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। ये प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप बजट कहते हैं। दरअसल वो बजट आपके संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। इसके बाद भारत के संविधान में कहीं भी, अभी मैंने बताया है, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इस बात को बिल्कुल ख्याल रखिएगा। यानी कि आपका जो बजट जिसको आप कह रहे हैं उसका नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम है इसका? वार्षिक वित्तीय विवरण नाम है। और ये अनुच्छेद 112 के तहत भाग 5 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक साल संसद के पटल पर ये वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप बजट कहते हैं, तैयार करते हैं। बजट तैयार करने के लिए नोडल जो निकाय है वो क्या है? बजट प्रभाग है। आर्थिक मामलों के विभाग और वित्त मंत्रालय मिलकर, है ना, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से बजट तैयार किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बजट के प्रमुख जो घटक हैं, बजट में क्या क्या शामिल होते हैं मुख्यतः, उसकी बात है। राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान होता है। राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन होते हैं। व्यय अनुमान होता है। समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां, व्यय इत्यादि होती हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए, वर्ष 2017 तक भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किए जाते थे, रेल बजट और आम बजट। 17 के बाद रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया। बजट कितने चरण में, स्टेप बाय स्टेप बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। जैसे पहले बजट को प्रस्तुत की जाती है, इसके बाद उस पर आम चर्चा होती है, इसके बाद विभागीय समिति द्वारा इस पर जांच की जाती है, इसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान किया जाता है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, वित्त विधेयक पारित किया जाता है। ये बजट के चरण है, स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं कि हाँ वित्त मंत्री लाए और सीधा चालू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। सबका संवैधानिक प्रावधान है, उसके अनुरूप ही चलना पड़ता है। भारत का संविधान बजट के लिए अन्य कौन से प्रावधान करता है, इसको भी जानते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कब बजट प्रस्तुत किया जा सकता है? अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना क्या होगा? अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। करारोपण वाला कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। करारोपण मतलब टैक्स लगाने के लिए, है ना। इसके बाद कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है बिना सिफारिश। ठीक है, इसके बाद संसद की भूमिका क्या होती है? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये सब बीपीएससी एग्जाम वाले बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान कहाँ होगी? राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि अनुदान की मांग पर मतदान कर सके। ठीक है, धन या वित्त विधेयक 14 दिन के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस भेज दिया जाता है। क्या 14 दिन तक लोकसभा अगर धन या वित्त विधेयक को पास कर देती है तो 14 दिन तक राज्यसभा के पास रहता है। अगर वो सुझाव देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो अपने आप वो विधेयक पारित माना जाएगा। राज्यसभा का धन या वित्त विधेयक के संबंध में पावर न के बराबर है, ये बात समझ लीजिएगा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकृत अस्वीकृत कर सकता है। यानी राज्यसभा अगर जो भी सिफारिश देता है लोकसभा को, लोकसभा के मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये माने
या न माने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो इस बार की बजट थी उसकी कुछ प्राथमिकताएं थी, वो प्राथमिकता क्या था हम लोग उसको बारी बारी से देखते हैं। देखिए, कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना, ये प्राथमिकता रखा गया है बजट में। रोजगार और कौशल को बढ़ाना, काहे नहीं बढ़ाएगा भाई, काहे कि जानते हैं इस बार बीजेपी का सीट वैसे ही कम आया है। रोजगार और स्किल को नहीं बढ़ाएगा तो अगली बार और कम आ जाएगा। सरकार कैसे बनाएगा, मोदी जी का सपना टूट जाएगा, तो सपना को तोड़ना नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर फोकस किया गया है। मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर फोकस किया गया है। इसके बाद विनिर्माण और सेवा, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने की बात की गई है। शहरी विकास पर विशेष फोकस दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण की बात की गई है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। नवाचार, शोध और विकास को, इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा की बात कर रही है। अगली पीढ़ी के सुधार, अगली आने वाले फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रख के ये सब चीजें तैयार की गई है। हम इन्हीं 9 मुद्दों पर आगे डिटेल से चर्चा करेंगे बारी बारी से। हम जानते हैं 2024-25 की जो प्रमुख विशेषता है बजट का, उसको देखिए। ये क्या था, 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन बना सकता है कि 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट कब पारित किया गया घुमाने के लिए, तो 23 जुलाई को पारित किया गया। ये आपको करंट अफेयर में पूछ सकता है। जो टारगेटेड इलाका है, टारगेटेड जो क्षेत्र है जिसमें बजट में टारगेट किया गया है, वो गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता अर्थात किसान। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता अर्थात किसान को टारगेट किया गया है इस बजट में। बजट की विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है, रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल, है ना, प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। देखिए, एमएसएमई सेक्टर बहुत ही भारत में रोजगार को उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा माध्यम है। देखिए, बजट में महिला, युवा, गरीब और किसानों को विशेष फोकस किया गया। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। वही है जो मैंने बताया है कि मुख्यतः 9 भूमिका, 9 प्राथमिक क्षेत्र है जिसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी किए हैं। अब बढ़ते हैं बारी बारी से प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए, प्राथमिक जो सेक्टर है, प्राथमिकता वाले जो सेक्टर पहला है, उसमें क्या है, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। जैसा कि अभी मैंने 9 पॉइंट बताया था, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि 109 नई उच्च जाति वाली फसल के किस्में जारी की जाएगी। जो देखिए, जलवायु के अनुरूप कृषि को अगर नहीं ढालिएगा, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कीजिएगा, तो उत्पादक क्षमता घट जाएगी। भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर उत्पादन घटेगा तो फिर खाद्यान्न संकट आ जाएगी, फूड क्राइसिस आ जाएगा। इसलिए समय के साथ जलवायु में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए अनाज की जो किस्म है, वैरायटी है, उसमें भी परिवर्तन होना जरूरी होता है। इसीलिए सरकार ने कहा है कि 109 नई उच्च उपज वाली जो फसल है, उसको हाई प्रोडक्शन वाली जो फसल है, उसको जारी किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना। प्राकृतिक कृषि का मतलब होता है जीरो केमिकल खाद जो है उसमें जीरो इस्तेमाल करना, यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात हो रही है। आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जैव इनपुट केंद्र में कई सारे एक्टिविटी किया जाएगा, जैसे बायो खाद वहां पे मिलेगा और जैव कृषि के संबंध में सलाह दिए जाएंगे, कैसे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, इस सब के बारे में जैव केंद्र स्थापित किया जाएगा। दलहन और तिलहन उत्पादन, भंडारण और विपणन को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए, भारत में जो प्रोटीन की कमी है बहुत ज्यादा है, बच्चों में, महिलाओं में, सब में, विशेषकर बच्चे और महिलाओं में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, जिसको ध्यान में रखते हुए दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार का प्राथमिकता बन गया है। दलहन अगर बढ़ावा नहीं देता है तो फिर कैसे होगा। दलहन के उत्पादन के बाद साथ साथ भंडारण और विपणन, मार्केटिंग, विपणन को मार्केटिंग बोलते हैं, उसको भी फोकस करना पड़ेगा। इसमें इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितना दिया गया है, ये सब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है।
कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्र के लिए कितना रुपया बजट में प्रावधान किया गया है? 1.52 लाख करोड़ रुपीस। ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 9 सेक्टर जो हमने अभी गिनाए हैं, 9 सेक्टर से प्रश्न आपको इसी प्रकार से पूछेगा कि आम बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र से, कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये है 1.52 लाख करोड़ का। इसके बाद सरकार राज्यों के साथ मिलकर 3 वर्ष में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। राज्य सरकार से साथ मिलकर केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैसे प्रमोट हो सकता है, जैसे ड्रोन से खाद छींटना, ड्रोन से स्प्रे करना, है ना, ड्रोन से निगरानी करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें उसमें शामिल करने का प्रावधान है। बहुत अच्छा है ये। देखिए, प्राथमिकता का जो सेक्टर दूसरा है रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना। रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के लिए सरकार ने घोषणाएं की है। शिक्षा में निवेश और रोजगार के नए रास्ते बजट के द्वारा खोलने का प्रावधान किया गया है। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना एवं 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना। 5 साल में 20 लाख युवा को स्किल्ड करना। स्किल्ड नहीं होगा तो अपने सेल्फ रिलायमेंट, अपने आप को अपने ऊपर खड़ा कैसे होगा, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप नहीं होगा। उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास हेतु ऋण की घोषणा की गई है। इसके बाद मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के लिए 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी, जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 25,000 छात्रों को मदद की जाएगी। यानी कि एजुकेशन लोन में भी काफी रिलीफ दिया गया है। आगे जो तीसरा सेगमेंट है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, बहुत ही बेहतर सेगमेंट है। आदिवासी समुदायों और महिला उद्यमियों सहित हाशिए पर स्थित समूह, हाशिया मतलब सबसे पायदान, निचले पायदान पर जो लोग हैं, गरीब गुर्गे लोग हैं, उनकी बात हो रही है। समूहों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए समर्थन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम वाले इस योजना को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63,000 गांव में 5 करोड़ जनजाति लोग लाभान्वित होंगे। क्या कहा गया है? इस अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्र में आकांक्षी जिलों, आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, 63,000 गांव को शामिल किया जाएगा। कितना? 63,000 विलेज को शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी को लाभ मिलेगा। ये योजना ध्यान रखिएगा, जनजाति ग्राम उन्नत योजना। सरकार की पूर्वोदय पहल, पूर्वोदय पहल के तहत देखो, पूर्वोदय का मतलब है भारत में बैलेंसिंग डेवलपमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए था। अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र का जो भारत का इलाका है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, ये सब इलाका काफी डेवलप्ड इलाका है। लेकिन अगर आप पूरब की ओर जाइएगा, विशेषकर जैसे मान के चलिए बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, असम है, इत्यादि इलाका जो है, ये सब जो इलाका है ये आपको अनडेवलप्ड इलाका है, ज्यादा विकसित नहीं है। सरकार इन पूर्वी भारत के इलाके के डेवलपमेंट यानी विकास के लिए क्या लिया है? पूर्वोदय पहल को घोषित किया है। पूर्वोदय यानी पूर्व के इलाके का उदय होना, यानी डेवलप करना, है ना। इसके तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अभी मैंने बताया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। पांचों राज्य के विकास के लिए विशेष योजनाओं पर फोकस किया जाएगा, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में विकास, आर्थिक विकास,
पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि विकसित राष्ट्र की ओर हम आगे बढ़ सके। इसके बाद बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। कहां? पूर्वी भारत में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया गया है, उसका 100 से अधिक जो है ब्रांच खोला जाएगा इन 5 राज्यों में, ताकि बैंकिंग सुविधा आसान हो सके, लोगों तक एक्सेस मिल सके। ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए इस बार कितना दिया गया? 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये सब ध्यान रखना है। पूर्वोदय योजना में कौन 5 गो राज्य है? एग्जाम वाले बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 5 राज्य कौन कौन है? देखिए, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्य है जो कि पूर्वोदय योजना में केंद्र सरकार के सेंटर में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता का जो सेक्टर है चौथा, उसमें क्या है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। बजट में एमएसएमई के लिए समर्थन पर जोर दिया गया है, जिसमें श्रम प्रधान विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल इलाका जिसमें लेबर फोर्स की ज्यादा जरूरी होती है, लेबर की ज्यादा जरूरी होती है, ऐसे इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करने की बात सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि लोगों को रोजगार अधिक से अधिक दिया जा सके, जिससे प्राप्ति आवेदन 100 करोड़ रुपए तक की नई स्व-वित्त पोषित गारंटी निधि की पेशकश की जाएगी। मतलब एमएसएमई अगर लोन लेना चाहती है बैंक से, तो सरकार उसकी गारंटी देगी कि हाँ भाई, इस एमएसएमई का रिकॉर्ड अच्छा है, आप इसे लोन दीजिए, अगर ये फेल करती है तो हम उसका भरपाई करेंगे, है ना। इस प्रकार का सेगमेंट है। आगे देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई ऋण के लिए अपनी आंतरिक मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाएंगे। यानी कि एमएसएमई ऋण के लिए सार्वजनिक बैंक जो है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक बैंक, सरकारी बैंक, कौन से सरकारी बैंक है? एसबीआई इत्यादि, बड़ौदा, इंडियन बैंक इत्यादि, ये सब सरकारी बैंक है। सेंट्रल बैंक, ये सब क्या है? एमएसएमई को ऋण देने के लिए अपनी इंटरनल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा, उसका मूल्यांकन करेगा, है ना। इसके अलावा मुद्रा ऋण की सीमा पिछले तरुण श्रेणी के लिए उधारकर्ताओं के लिए जो 10 लाख रुपए तक का था, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर सकता है। यानी कि कोई व्यवसायी मुद्रा ऋण योजना से अगर लोन लिया है, जिसमें तरुण कैटेगरी में 10 लाख तक का हाईएस्ट लोन था पहले, अब वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहता है तो वो 20 लाख तक लोन ले सकता है। ऐसा प्रावधान आपके बजट में इस बार किया गया है। ठीक है। आगे बजट में 50 खाद्य विकिरण इकाई स्थापित करने की बात की गई है, 100 खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने की बात की गई है, और ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाने की पहल की गई है। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र। इसके अलावा 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए एक योजना का लक्ष्य 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को, है ना, लाभान्वित करना है। इंटर्नशिप का मतलब होता है, अगर आप जैसे कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो तो आप थ्योरी पढ़े हैं, अब आपको प्रैक्टिकल जब तक नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। कंपनियों से बात करके इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, इसको इंटर्नशिप कहते हैं, और उसके साथ साथ उसको कुछ पैसा भी मिलता है हल्का फुल्का, उसी को इंटर्नशिप कहते हैं। ये देखिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जो सरकार का फोकस है। आगे है प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र 5वां है वो शहरी विकास है। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को इस मकान की सुविधा देने की बात की है सरकार ने। इसे पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 5 वर्ष में 2.2 लाख करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से सहायता दी जाएगी। ठीक है। और देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकान बने जाएंगे ग्रामीण इलाके में। पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो है 1 करोड़ दिए जाएंगे, इसमें 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को दिया जाएगा मकान। शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी की योजना भी बात की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की तर्ज पर आवासों के साथ किराए के घर की भी बात की गई है। मतलब काफी अच्छा फैसिलिटी दिया है।
मिडिल क्लास और अपर लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, ये इस बजट में। आगे सरकार बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से, वे परियोजनाओं जो बैंकों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, उसके लिए 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर काम करने की बात की है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में क्या है 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब, यानी जिसको हाट कहते हैं, है ना, वो बनाने की बात की है। देखो हमारे भारत में जो विविधता है, जो कलाकारी है खाने को लेकर, वो बहुत सारे इलाके में, बहुत सारे राज्य में अलग अलग खाने की वैरायटी है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा, साउथ में जाइएगा तो इडली, है ना, डोसा, इसके बाद आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो वड़ा पाव फेमस है। उसी प्रकार से बिहार में भी अलग है भूजा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भूजा यहाँ 10 रुपया में खाते हो, जाओ आप टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ घूमने, भूजा 50 रुपया 100 रुपया में मिलेगा, उतना ही भूजा वहाँ मिलता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ का कल्चर है, तो उसको प्रमोट करना है, यही तो मार्केटिंग है, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। तो इसके लिए भारतीय स्ट्रीट फूड के लिए सरकार का हाट योजना है, मतलब 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा जगह जगह देश में, जगह जगह जहाँ हॉटस्पॉट है, जहाँ पे जब लोग ज्यादा आते हैं, उस जगह पे इसको खोलने का प्लान है, ताकि लोकल जो खाद्य पान है उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके। इसके बाद प्राथमिकता का जो सेक्टर है छठा, वो है ऊर्जा और सुरक्षा। देखिए ऊर्जा और सुरक्षा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली देना, प्रत्येक महीने कितना 300 यूनिट तक देने का प्लानिंग है। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने घर पे सोलर प्लेट लगाना है। सोलर प्लेट के लिए सरकार जो है सब्सिडी देगी, 70% तक सब्सिडी, 75% तक देने का प्लान है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, कुल सब्सिडी कितना है, तो सरकार का जो अपना बजट में फंडिंग है, कुल सब्सिडी 78,000 करोड़ रुपए का दिया है। पंजीकरण के लिए डाकिया से संपर्क करना पड़ेगा आपको, डाकिया से संपर्क कीजिए। डाकिया जो है आपका मूल्यांकन करके आपके नाम का वो क्लियर करेगा, इसके बाद आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद ऊर्जा सुरक्षा को साथ में रखने के लिए देखिए क्या है, ये ग्रीन एनर्जी है। अभी तक जो हम लोग यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल पर आधारित यूज करते हैं, या फिर जो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट क्या है, कोयला पे चलता है। कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। जो डीजल पेट्रोल क्या है, खनिज तेल क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन सन क्या है, नवीकरणीय। सन कभी खत्म नहीं होगा अभी तक के हिसाब से। अब 5 लाख करोड़ वर्ष कह रहा है, कितना वो कौन देखने जाता है। लेकिन तत्काल सूरज की रोशनी से बिजली उत्पादन करना क्लीन एनर्जी है वो, है ना, उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, जो मोदी जी अभी हाल फिलहाल में जो गए थे रूस के दौरा पे, तो रसिया के एटॉमिक सेंटर में गए थे। आप देखिए वहीं का पिक्चर है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वहाँ के जो साइंटिस्ट है, युवा साइंटिस्ट, वो ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको आगे प्रमोट करना। अच्छा, रूस के साथ जो हमारा समझौता हुआ है उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बात हुआ है, परमाणु प्लांट बनाने की बात हुई है न्यूक्लियर एनर्जी का। वहीं इस बजट में भी इसकी बात की गई है। इसमें परमाणु ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में रेखांकित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं प्राथमिकता का जो क्षेत्र है 7वां, बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचा का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो हमारे जीडीपी का कितना है, 3.4% है। पूंजीगत व्यय कितना है, सब एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा। 11,11,111, ठीक है, जो आवंटित किया गया, जो जीडीपी का कितना है, 3.4% है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्ती को 12 सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना का जो 4था चरण है उसको आगे बढ़ाने के लिए घोषणा किया गया है। मतलब साफ है कि ग्रामीण इलाके जो अभी भी
जहां पर 25,000 ग्रामीण बस्तियां हैं अभी भी, जो मेन रोड से उसका कोई संपर्क नहीं है, उसको आगे उसको संपर्क में लाने के लिए, सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत का चौथा फेज चालू किया गया है, ताकि लोगों तक आसानी से ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। देखिए यहाँ पर व्यय है, राजस्व व्यय है और प्राप्तियां हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है बजट पर। 2024-25 में 1,11,11,111 का प्रावधान है। इससे पहले कितना था? 9,50,000। तो इस हिसाब से है 2023-24 में ये राजस्व का जो आय है इतना है, पूंजी कितना है। प्राप्तियां देख लीजिए, 2023-24 में अनुमान तक कितना था? 17,64,494 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के लिए देखिए, इस बार बिहार के लिए जो बजट में घोषणा किया गया है, बहुत से राज्यों को पेट में है ना मिर्ची लग गई है। मिर्ची क्यों लगी है, काहे लगी है? जब तुम्हारा राज्य इतना विकसित है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, और बिहार को मिला, तो तुमको इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्यों लगी समझने की बात है। मैं बिहार पर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, जो बिहार में बजट, बिहार के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है, किस किस क्षेत्र में इसको खर्च किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, बिहार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सरकार कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, यानी 2 रिवर है, नदी है, एक नदी है कोसी, आप जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है, दूसरा नदी है मेची नदी। तो दोनों को जोड़ने का कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, है ना, बैराज और नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित 20 परियोजनाओं के लिए कितना रुपया दिया है? 11,500 करोड़ रुपया दिया है। ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम वाले बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इस बार 100% पूछेगा, कोई डाउट नहीं कि नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असम, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम को बाढ़ और भूस्खलन से संबंधित बचाव के लिए भी इसमें अलॉटमेंट किया गया है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। देखिए, कोसी मेची परियोजना की मुख्य बातें क्या है, थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है ये कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। ये उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल इलाके में बाढ़ से मुक्ति में काम देगा। पूर्णिया और अररिया जिले में 2.14 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इससे 76 किलोमीटर से अधिक लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में कोसी का अतिरिक्त पानी महानंदा बेसिन में डाला जाएगा। याद रखिएगा, बिहार का सबसे पूर्वी नदी जो पूरब की ओर से बहता है, महानंदा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है, महानंदा बेसिन में डाला जाएगा। इसके बाद हनुमान नगर बैराज के माध्यम से महानंदा बेसिन में पानी डाला जाएगा। क्षेत्र की बरका, नाम रखना याद, बरका, रावता, कनकई नदियों को भी जोड़ा जाएगा। ये सब नदी है, छोटी छोटी नदी, इस सब को भी आपस में जोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कोसी की नदी का जो के पानी से जो इलाके में बाढ़ की समस्या आती है, लोगों की समस्या, लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। जब नदियां जुड़ जाएंगी आपस में, तो पानी का बिखराव बढ़ जाएगा और नदी का पानी बाहर न आकर बाढ़ से काफी हद तक नुकसान, बाढ़ के द्वारा जो होने वाले नुकसान है उससे हम बच सकते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा सौगात मैं मानता हूं इस बार के बजट में जो प्रावधान किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नवाचार और अनुसंधान पर विकास के लिए बात किया गया है। नवाचार अनुसंधान और विकास, प्राथमिकता के सेक्टर 8वां जो है उसमें राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जो नेशनल रिसर्च फंड होगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। सरकार अपने स्तर से 1 लाख करोड़ रुपए का फंडिंग करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें फंडिंग करेगी। मिलकर आधुनिक यानी फ्यूचर के टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के दवा, मेडिसिन इत्यादि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है। अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को
5 गुना करने का प्लान है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। इसको बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष बनाया जाएगा, उद्यम पूंजी कोष बनाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता वाला जो सेक्टर 9वां है, लास्ट है, वो है अगली पीढ़ी के सुधार। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीति ढांचा, श्रम सुधार, एफडीआई नियमों के सरलीकरण पर भी काम किया जाएगा। सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए विधेयक लाया जाएगा और ईज और डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा। देखो दोस्तों, बजट 2024 का हाईलाइट था। हम लोग अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में बजट का पार्ट बाय पार्ट लेके आएंगे। ग्रामीण लोगों के लिए क्या है, क्या सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है, बिहार के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश के लिए क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।